अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकेंस की सिंबल्स को आज हम डिस्कस करेंगे। इसकी समरी और थीम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंबल्स में सबसे पहले हमारे पास सिंबल है हार्ड टाइम्स। ये जो टाइटल है ये सिंबलाइज करता है उस वक्त की सोसाइटी को, कि उस वक्त जो लोग थे वो किस तरह थे। अपर क्लास किस तरह था, लोअर क्लास किस तरह था। अपर क्लास की जो थी थॉट्स क्या थी, लोअर क्लास की थॉट्स क्या थी। फिर है स्टेयर केस। स्टेयर केस तीन बंदों की स्टोरी को सिंबलाइज करता है। एक था हार्ट हाउस, दूसरी थी लोइसा और तीसरी थी मिस्ट्रेस स्पारसेट। असल में मिस्ट्रेस स्पारसेट चाहती थी कि बाउंडरबी के साथ उसकी शादी हो, वो बाउंडरबी के साथ शादी कर ले और उसके साथ रहे और अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारे। लेकिन जो बाउंडरबी था उसने शादी कर ली थी लोइसा के साथ, और लोइसा जो थी अब उसे पसंद था हार्ट हाउस। उसके और हार्ट हाउस के बीच में ताल्लुकात जो थे वो गहरे होते जा रहे थे, मतलब उनमें प्यार भरा रिलेशन बन रहा था। और ये बात पता चली मिस्ट्रेस स्पारसेट को। अब मिस्ट्रेस स्पारसेट ये सोचती थी कि जो लोइसा है वो भाग जाएगी हार्ट हाउस के साथ, और इससे उसे ये लगता था कि जो लोइसा है वो अपने आप को एक गड्ढे में गिरा रही है या एक गड्ढे में उतर रही है सीढ़ियों की मदद से, जो कि मिस्ट्रेस स्पारसेट के मुताबिक कोई ख्याली सीढ़ियाँ थी। तो स्टेयरकेस जो है ये उस थ्योरी को सिंबलाइज करता है। फिर है सर्कस। यहाँ पे सर्कस जो है वो फैंसी को रिप्रेजेंट करता है, फैंसी को और इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि सर्कस यहाँ पे जो शो किया गया है उसमें सर्कस में हंसी होती थी, मजाक होता था, उसके अलावा ज़िंदगी की जितनी भी रौनकें होती थी वो होती। लोग यहाँ पे इंटरटेन होने के लिए आते थे। तो एक तरफ तो ये सिंबलाइज करता है खुशी को और मज़े को, दूसरी तरफ ये सिंबलाइज करता है स्किल्स को, क्योंकि जितने भी सर्कस परफॉर्मर्स थे वो अपनी जान पे खेल के स्टंट्स करते थे और उन स्टंट्स को सीखने में उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, उनकी ज़िंदगी गुजरती थी। तो यहाँ पे ये एक एक्सपीरियंस को और ट्रेनिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। फिर है स्मोक सर्पेंट्स। स्मोक सर्पेंट कहते हैं धुएं के नाग। तो यहाँ पे ये तीन चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, एक इंडस्ट्रियलाइजेशन को, दूसरा मोरल ब्लाइंडनेस को और तीसरा सक्सेसफुल कैरियर को। तो पहले जो है ये मोरल ब्लाइंडनेस को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो बाउंडर भी है वो अपने जो वर्कर्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा बोझ डालता है, उन पे बहुत ज़्यादा काम करवाता है, और ये नहीं सोचता कि उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, वो भी इंसान है, उन्हें भी थकावट होती है वगैरह वगैरह। तो वो क्या करता है, वो बस उन पे बोझ डालता रहता है। और ये जो है ये स्मोक सर्पेंट ये इस तरह यहाँ पे शो किया गया है कि ये जो धुआं है ये उन फैक्ट्री ऑनर्स जिसमें बाउंडर भी है उनकी आंखों पे एक किस्म की पट्टी बांध चुका है। उन्हें सिर्फ खुद अपना आप नज़र आता है, बस सिर्फ उन्हें अपना आप नज़र आता है। उनमें जो ह्यूमैनिटी है वो बिल्कुल मर गई है अपने वर्कर्स के लिए या लोगों के लिए। दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे जितना भी धुआं है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जितनी फैक्ट्री से धुआं निकलेगा उसका मतलब ये है कि वहाँ पे उतना ज़्यादा काम हो रहा है और इससे फैक्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तीसरा सक्सेसफुल कैरियर। जो बाउंडर भी है या कोई और जो फैक्ट्री ऑनर है जब वो उस धुएं को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसलिए खुश होता है क्योंकि वो सोचता है कि जो मेरी फैक्ट्री है ये और ज़्यादा आगे बढ़ रही है और मुझे अब और ज़्यादा पैसा मिलेगा। फिर है फायर। फायर यहाँ पे दो चीज़ों को फिर है फायर। फायर यहाँ पे दो चीज़ों को सिंबलाइज करता है, एक डिस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बुक थर्ड चैप्टर नंबर 1 में जब लुइसा को इंट्रोड्यूस किया गया है तो यहाँ पे उसे बताया गया है कि उसके अंदर कुछ इनर फायर है जो कि वैसे ही दबी हुई है, मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग्स है, कुछ ऐसे इमोशंस है जो कि बाहर नहीं निकल रही और अंदर ही अंदर उसकी जो आग है वो और ज़्यादा भड़कती जा रही है, जो कि बाद में एक ख़तरनाक सिंबल साबित होता है और वो हार्ट हाउस से अपना रिलेशन बना लेती है। ऑल्थो लास्ट में वो अपने घर आ तो जाती है लेकिन उस टाइम तक उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है। तो ये इसकी डिस्ट्रक्टिव नेचर है। दूसरा ये भी दिखाया गया है कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ये जो फायर है ये काम करती है, मतलब फैक्ट्री चलाने के लिए। फैक्ट्री में जितने भी काम है वो चलते हैं किससे, फायर से, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी तो फायर ज़्यादा यूज़ होती थी। तो वहाँ पे फायर जो है वो कंस्ट्रक्टिव नेचर का काम करती है, जबकि लोइसा की लाइफ में इसने फायर ने एक डिस्ट्रक्टिव नेचर का काम किया है। फिर है सिसी ज्यूब। सिसी ज्यूब जो है ये मिस्टर ज्यूब की बेटी है जो कि एक सर्कस परफॉर्मर था जो अपनी बेटी को छोड़ के चला गया था। तो उसकी जो बेटी है
वो रिप्रेजेंट करती है फैंसी एंड इमेजिनेशन को, क्योंकि वो एक सर्कस परफॉर्मर की बेटी थी तो उसने उसे सारी उम्र यही फैंसी इमेजिनेशन दिखाई थी और उसने खुद भी सर्कस में अपने फादर को परफॉर्म करते हुए देखा था। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है फैंसी एंड इमेजिनेशन को। ऑल्थो ये वाइजनेस को भी रिप्रेजेंट करती है, थोड़ा बहुत वाइजनेस को सिंबलाइज करती है। फिर है पेगासस। पेगासस रिप्रेजेंट करता है फैंसी एंड इमेजिनेशन को दोबारा से, क्योंकि जितने भी परफॉर्मर्स थे मिस्टर स्लेयरी के जो सर्कस में परफॉर्म करते थे वो एक सराय में इन में रहते थे और उस सराय पर एक पेगासस बना हुआ था, दीवार पे बहुत बड़ा कोई मतलब पेंटिंग टाइप बनी हुई थी और उस पे बहुत ज़्यादा गोल्डन स्टार्स थे। तो वो चीज़ रिप्रेजेंट करती थी फैंसी एंड इमेजिनेशन। जबकि कुछ लोग जिसमें मिस्टर ग्रैंड आते थे वो अपने स्टूडेंट्स को ये बताते थे कि जो हॉर्सेस है वो ज़मीन पे होते हैं, दीवार पे नहीं होते और कोई भी हॉर्स उड़ नहीं सकता। तो फैंसी और इमेजिनेशन जो है वो झूठ है और फरेब है। फिर है लूम का आपको जहाँ पे भी जिक्र मिलेगा नॉवल में उसके साथ स्टेफन ब्लैकपूल की बात ज़रूर आएगी। स्टेफन ब्लैकपूल ही इसके बारे में कुछ ना कुछ बता रहा होगा। लूम एक धुआं छोड़ने वाली मशीन है जो उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो टेक्सटाइल मिल्स में यूज़ होती थी। यहाँ पे स्टेफन ब्लैकपूल ये बताता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो भी बिल्कुल लूम की तरह है और लूम का काम क्या था, कपड़े बनाना। और स्टेफन ब्लैकपूल भी ये कहता था कि मेरा काम भी बस सिर्फ पैसा कमाना है और काम करना है। और इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे पावर जो है वो किस में थी, वो वर्क में थी। मतलब जितना जो काम करेगा उसको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जबकि ब्लैकपूल जो था उसको इतना बेनिफिट मिला तो नहीं था, लेकिन उसकी जो ज़िंदगी थी वो भी बस गुजर रही थी। तो यहाँ पे जो लूम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो वर्क को रिप्रेजेंट करता है और जो वर्क है उसका कितना प्रेशर है उस टाइम के पुअर सोसाइटी पे, उस टाइम के लोअर क्लास पे, ये हमें रिप्रेजेंट करता है। फिर है बॉटल ऑफ 9 ऑयल्स। बॉटल ऑफ 9 ऑयल सिसी जूब की चाइल्डहुड फीलिंग्स को और उसके जो फादर के साथ लव था उसको सिंबलाइज करती है। असल में बात ये थी कि जब लास्ट परफॉर्मेंस हो रही थी मिस्टर जूब की, जब उसने सिसी जूब को नहीं छोड़ा था तब उसे उस परफॉर्मेंस में कुछ अच्छी खासी चोटें आई थी, वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गया था। मतलब उसे बहुत ज़्यादा मतलब कहीं पे लगा होगा, जिस्म वगैरह जला होगा। तो उसने अपनी बेटी को कहा था कि मुझे बॉटल ऑफ 9 ऑयल्स ला के दो। मतलब ये किसी किस्म का तेल था जिसे वो अपने ऊपर लगाकर आराम फील करता था। तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया सिसी जूब को छोड़कर। तो उस वक्त से बचपन से सिसी जूब ने अपने पास वो बोतल संभाल के रखी थी। एक तो वो उसकी इमेजिनेशन फीलिंग्स को सिंबलाइज करती है कि उसकी जो चाइल्डहुड फीलिंग्स थी वो कितनी ज़्यादा इंटेंस थी, कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी कि उसने अभी तक वो अपने पास संभाल के रखी हुई थी वो बोतल। दूसरा, वो उसके फादर के लिए लव को सिंबलाइज करता है कि वो उस बोतल को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती थी बल्कि हमेशा अपने पास रखती थी। फिर है बैंक एक चीज़ को सिंबलाइज करता है और वो है अपर क्लास, उनकी मनी, और लोअर क्लास और इनके बीच में गैप। मतलब जो अपर क्लास थे वो उस वक्त नए नए जो बैंक बने थे उनमें अपने पैसे संभाल के रखते थे ताकि उनकी जो पहुंच है वो जो लोअर क्लास है उनसे दूर रहे। मतलब वो अपने पैसों को भी इनसे दूर रखना चाहते थे ताकि इनकी उस पर नज़र भी ना पड़ सके, इसलिए वो उन्हें सेफ में रखते थे बैंक में ताकि उनके जो पैसे हैं वो उनके शर से और नज़रों से भी सेफ रहे। तो यहाँ पे जो बिहेवियर था वो बैंक सिंबलाइज करता था कि उनका बिहेवियर जो अपर क्लास था उनका लोअर क्लास के साथ बिहेवियर किस तरह था। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।